जैसे ही काजी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया, ताहिर को लगा जैसे उसे सुनने में गलती हुई है या फिर काजी साहब से नाम लेने में गलती हो गई है। उसने एक नज़र अपने वालिदैन की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर परेशानी वाज़िह दिखाई दे रही थी। फिर उसने अपने ससुर की तरफ देखा, जो कि ज़माने भर की बेबसी अपने चेहरे पर सजाए उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे। काजी साहब उसके जवाब के मुंतज़िर थे। काजी ने दूसरी बार वही नाम दोहराया तो उसे यकीन हो गया कि उसके दिल की दुनिया लुट चुकी है। उससे नाम सुनने में कोई गलती नहीं हुई थी। तीसरी बार जब काजी साहब ने पूछा तो उसने अपने वालिद असलम शाह की तरफ देखा, जिन्होंने पलकें झुकाकर उसे कबूल है कहने का इशारा किया। कबूल है, उसने ट्रांस की सी कैफियत में कहा। सब उसे मुबारकबाद देने लगे, मगर वो तो जैसे यहाँ मौजूद ही नहीं था। कौन क्या बोल रहा था उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिल की दुनिया लुट चुकी थी। अब उससे कुछ भी अच्छा नहीं उसे लग रहा था। वो उठा और बाहर की तरफ चल दिया। बहुत तेज तेज कदमों के साथ वो हवेली से बाहर निकल रहा था। चलने के साथ साथ उसने अपने गले से बालों का फूलों का हार भी लोच कर जमीन पर फेंक दिया। अब वो अपनी गाड़ी में बैठकर हवेली से बाहर निकल गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, वो क्यों जा रहा है। बस वो गाड़ी पक्की सड़क पर दौड़ाए जा रहा था। कुछ रास्ता तय करने के बाद उसने गाड़ी सड़क पर ही रोक दी। वो एक सुनसान इलाका था। उसने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए और इतनी जोर से खींचा जैसे अभी जड़ से उखाड़ देगा। वो पागलों की तरह चीख रहा था, मगर उस वीराने में खुदा के सिवा कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। उसके दिमाग की नसें फट रही थी। उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। मोबाइल की स्क्रीन पर मुहिमन का नाम जगमगा रहा था। मुहिमन उसका दोस्त था, जो शहर से उसकी शादी की तकरीब के लिए बाकी सारे दोस्तों के साथ गांव आया था। कल सारी रात डेरे पर दोस्तों की महफिल जमी रही थी। असलम शाह की कॉल आई। बाप की कॉल उसे मजबूरन उठानी ही पड़ी। ताहिर कहाँ हो? कब से हम परेशान हो रहे हैं। हवेली मेहमानों से बड़ी है, लोग क्या कहेंगे। फौरन घर आओ। उमर ने स्ट्रिंग पर मुक्का मारा और फिर ना चाहते हुए भी गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उनका पुराना मुलाजिम अकबर उसके इंतजार में खड़ा था। छोटे शाहसाई, आपको बड़े शाहसाई ने अपने कमरे में तलब किया है। अकबर सर झुकाकर खड़ा रहा। तुम जाओ, मैं आता हूँ। वो बड़े बड़े डग बढ़ता हुआ असलम शाह के कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ पहले से उसका बाप असलम शाह, उसकी माँ अजीज बेगम, वहां पर उसके सास ससुर भी मौजूद थे। ताहिर बैठा, बेटा बैठ जाओ और तहम्मुल से मेरी बात सुनो। असलम शाह उसे बैठने का इशारा करते हुए बोले, क्या सुनूं मैं, रह क्या गया सुनने को। उसने चीख कर कहा, इतना बड़ा धोखा, वो भी ताहिर शाह के साथ। उसका गुस्सा हवेली की दीवारों को हिला रहा था। बेटा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सारी मेरी गलती है, मैंने पहले तुम्हें आगाह ना किया। तो सर जाविया पहले दिन से ही बजित थी कि वो तुमसे शादी नहीं करेगी। उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और यही सोचा कि वो मेरी बेटी है, मेरी इज्जत रख लेगी, मगर मुझे मालूम नहीं था कि वो इज्जत का जनासा निकाल देगी। अहमद साहब हाथ जोड़े, सब सर झुकाए खड़े थे। बेटा, हम मजबूर थे, इसलिए वर्दा से तुम्हारा निकाह कर दिया। तुम चाहो तो बाद में उसे छोड़ दो, मगर इस वक्त इज्जत बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। ये थी एक मजबूर माँ जो बेटी के निकाह के दिन ही तलाक की बात कर रही थी। आपको सब मजाक लगता है? पहले निकाह फिर तलाक। तलाक देना कोई आसान है? लोग क्या कहेंगे कि ताहिर शाह ने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी। आप लोगों को मुझे एतमाद में लेना चाहिए था, उसके बाद मिलकर कोई हल निकाल लेते, मगर नहीं, आप लोगों को तो अपनी ही मनमानी कर ली थी। ये कहता वो गुस्से से बाहर निकल गया। वो सीधा अपने कमरे में आया। वो अब आईने के सामने खड़ा होकर अपना जायजा ले रहा था। क्या कमी थी मुझ में जाविया फारूक कि तुम्हें शादी के दिन भागना पड़ा। सारी लड़कियां यूनिवर्सिटी में मुझ पर मरती थी, मेरे एक इशारे पर मुझसे शादी के लिए तैयार थी, मगर मैंने उन सब पर तुम्हें फोकियत थी। और तुमने क्या किया मेरे साथ? सामने पड़ा गुलदान उठाकर आईने में दे मारा। था की आवाज के साथ कांच के टुकड़े उड़कर कमरे में बिखर गए। आईने पर शगाफ पड़ गया। सूरज डूब रहा था, उसे लगा उसका दिल भी डूब रहा है। रुखसती का शोर हुआ तो वो थर थर कांपने लगी। वर्दा फरूक पूरी तरह घबराई हुई थी। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। आज के दिन उसने बहुत इंतजार किया था। वो दिल लगाकर तैयार हुई थी। उसने शौकीन पिंक कलर का लिबास सिप्तन किया था, जो उसके गोरे रंग पर खूब जच रहा था। साथ में हमरंग ज्वेलरी पहनी, कलाइयों में भर भर के चूड़ियां पहन रखी थी कि उसकी कजन अजू आई। वर्दा, तुम तो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे आज जाविया की नहीं बल्कि तुम्हारी शादी है। और अब उसे वो बात याद दिला रही थी। लग रहा था वो कोई कबूलियत की घड़ी थी, जो कुछ देर पहले बहन की शादी के लिए इतने दिल से तैयार हुई थी। उसी तैयारी में बस लाल दुपट्टा उसके ऊपर डालकर उसका निकाह ताहिर शाह से कर दिया गया। उसे एहसास हो रहा था कि ताहिर शाह के साथ उसकी जिंदगी
फूलों का सेज हरगिज नहीं होगी। उसकी किस्मत की डोर अब ताहिर के हाथ में थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पहली रात ही तलाक का दाग लगवाकर वो आ जाएगी। रुखसती का वक्त आ गया। अम्मी अबू हाथ जोड़कर उसे नसीहतें करते रहे, अपनी इज्जत का वास्ता दे रहे थे, मगर उसे कुछ सुनाई न दे रहा था। उमर भी न जाने किस मूड के साथ रुखसती के लिए आया था। जरूर असलम शाह ने डांट डपट कर उसे बुलाया था। वर्दा को जैसे उसकी नंद किरण और सास आसिया बेगम कमरे में लाए, कमरे की हालत वर्दा को और भी डरा गई। जगह जगह कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूटा हुआ था। बेड की गोलाई में फूलों को नोच कर फेंका गया था। बेटा, तुम परेशान मत हो, मत। जो अमल जाविया ने किया है ये उसका रद्द अमल है, और जाने क्या क्या देखना पड़े तुम्हें। ताहिर गुस्से का बहुत तेज है, तुम कम उम्र हो, उसे अपनी तरफ रागिब कर लोगी। सच पूछो तो मुझे पहली नजर में ही तुम पसंद आई थी, पर ताहिर को जाविया पसंद आ गई। लापदा को बेच दी, कमरा साफ कर दे। आसिया बेगम उसे दुआएं देती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वर्दा ने घूंघट वाला दुपट्टा उतार कर सोफे पर रख दिया। कौन सा आकर मेरा घूंघट उठाएंगे? मुझे मजबूत बनना है। आप ही बागी तो उसमें मेरा क्या कसूर? शुरू से मैं कमजोर हुई, तो जाने आगे क्या करे ये जल्लाद इंसान। दिल में सोचते हुए बेड की चादर ठीक करने लगी, जो ताहिर ने गुस्से से खींच कर फेंकी थी। इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसे लगा जरूर मासी आपदा है, जिसे आंटी ने कमरा साफ करने के लिए भेजा है। इसलिए वर्दा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चादर ठीक करके जब पीछे मुड़ी तो ताहिर को देखकर उसके औसान खता हो गए। सफेद शलवार कमीज के साथ ब्लैक कोट पहने, चेहरे पर गुस्सा सजाए, वो किसी रियासत का शहजादा ही लग रहा था। वर्दा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे टुकर टुकर दिखी जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शक्ल गुम करो अपनी, मुझे नींद आ रही है, ताहिर गुस्से से बोला। पर मैं कहाँ जाऊं? आंटी मुझे यहाँ छोड़ कर गई हैं। डरते डरते वर्दा ने जवाब दिया। हवेली में और भी बहुत कमरे हैं, बहस मत करो मुझे, मुझे अकेला छोड़। वो दहाड़ा। उसकी बात पर वर्दा के आंसू निकल आए। ये टस्से फिर किसी काम आएंगे किसी दिन, अभी निकलो यहाँ से। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वर्दा को लगा उसका दिल डर के मारे बाहर निकल आएगा। वो दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागी। ताहिर, ताहिर। वो वॉशरूम था कि आसिया बेगम जोर जोर से उसके कमरे का दरवाजा पीट रही थी। उसे फौरन से आकर दरवाजा खोला। साथ साथ तौलिए से मुंह भी पूछ रहा था, क्यों दुल्हन को कमरे से बाहर निकाल दिया? घर मेहमानों से बड़ा पड़ा है, शुक्र है कि किसी की नजर नहीं पड़ी उस पर। हम दुल्हन, वो बच्ची जिसे आप दुल्हन कह रही हैं, वो जबरदस्ती मेरे गले पड़ी है। उसकी बहन जो रुसवाई का सामान मेरे लिए करके गई है, ना ये मेरी बर्दाश्त थी, जो मैंने और कुछ नहीं कहा, बस कमरे से जाने का कहा। और आप मेहमानों की फिक्र ही ना करें, उन्हें सब पता है, तो फिर क्यों हम ये ड्रामा रचाएं? आप आसिया और ताहिर की सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी, क्योंकि वो बाहर ही खड़े थे। उसे पहले से ही अंदाजा था कि ताहिर ऐसे ही पेश आएगा। न जाने क्यों फिर भी उसे बहुत रोना आ रहा था, शायद अपनी किस्मत पर। आसिया बेगम ने उसे दूसरे कमरे में ले आई, जो ताहिर के कमरे के साथ ही था। ये कमरा भी बड़ा था, पर उसका दिल हर चीज से उचाट हो गया था। वो बेंच पर ऊंधी लेट कर रोने लगी। इतना रोई कि उसकी हिचकियां बंद हो गई। जब रो रो कर थक गई तो वॉशरूम से मुंह धोकर आई, और फिर उसे शिद्दत से प्यास का एहसास हुआ। कमरे का जायजा लिया तो पानी नहीं था। मोबाइल भी ताहिर के कमरे में छोड़कर आई थी। उसे कमरे का दरवाजा खोलकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। उसे पता नहीं था किचन कहाँ है। वो थोड़ा दूर आकर यहाँ वहां देख रही थी। तभी पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। वो डर के मारे उछल पड़ी। पीछे ताहिर खड़ा था। रात की इस पर कहाँ जा रही हो? वो गुस्से वाले तासुरात के साथ पूछ रहा था। कहाँ जाऊंगी मैं रात के 3 बजे, जब इस तरह तफ्शीश कर रहे हैं? प्यास लगी है मुझे, पानी की तलाश में किचन ढूंढ रही हूँ। वर्दा को उसका अंदाज बहुत नागवार गुजरा। अच्छा, मुझे लगा शायद कहीं जा रही थी, अपनी बहन की तरह। ताहिर के अल्फाज थे कि नश्तर। वर्दा को बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हुई। देखिए मिस्टर ताहिर शाह, मैं आपकी हर बात बर्दाश्त कर लूंगी, हर ज्यादती सह लूंगी, पर बड़ाए मेहरबानी आइंदा मेरे बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालिएगा। आपने ने जो किया वो उनका अमल था, उसकी जिम्मेदार मैं हरगिज नहीं हूँ। पहले भी उनकी वजह से बहुत भुगत चुकी हूँ, पर अपने बारे में ऐसे अल्फाज मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। आइंदा ख्याल रखिएगा। वर्दा का जब जवाब दे गया, वो गुस्से से वापस अपने कमरे की जाने पड़ गई, और ताहिर उसे जाता देखता रह गया और कोई जवाब नहीं दे पाया। बस उसकी लाल आंखों को देखा था, जो रोने की चुगली खा रही थी। वो अपने कमरे में बैठी कि दरवाजा बजने लगा। कौन है? आ जाए अंदर। बीबी जी, पानी शाहसाई ने भेजा, और ये आपका मोबाइल। नौकरानी ने पानी का जग टेबल पर रखकर मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। आपदा शाहों की बहुत पुरानी भरोसेमंद नौकरानी थी। घर की हर बात उसे पता होती थी, पर कभी इधर से उधर बात नहीं करती थी। पर फिर भी वर्दा को बहुत शर्मिंदगी हुई आपदा के सामने कि वो क्या सोचेगी। ताहिर ने उसे कमरे से निकाल दिया। ये कहकर के कमरे से बाहर निकल गई। वर्दा ने पानी पिया, फिर मोबाइल उठाकर सोफे पर बैठ गई। ताहिर बेटा। क्या है अम्मी?
उसने नींद से बोझिल आंखें आधी खोलकर कहा, बेटा उठो, जल्दी तैयार होकर नीचे आओ, अब मैं दुल्हन को तुम्हारे कमरे में भेज रही हूँ। दोनों से आप तैयार होकर नीचे आओ। आसिया बेगम की बात पर एकदम ताहिर उछल कर बैठ गया। हरगिज नहीं अम्मी, कोई जरूरत नहीं है उसे मेरे कमरे में भेजने की, और ना ही मैं तैयार होकर नीचे आऊंगा। ताहिर बेटा समझने की कोशिश करो। नहीं अम्मी, निकाह मैंने कर लिया, यही बहुत है। अब तो आपकी डिमांड्स बढ़ती ही जा रही हैं। आज तैयार होकर नीचे आओ, कल वलीमा करो, मगर इस बात की यहीं पर मैं खत्म होनी चाहिए, क्योंकि असलम शाह वहीं पर आ चुके थे। 10 मिनट के अंदर तैयार होकर नीचे पहुंचो और तुम्हें वलीमे में भी आना होगा। ये कहकर वो वहां से चले गए। उसके माँ बाप तो चले गए, मगर वर्दा अंदर आती दिखाई दी। ऐसे मत घूरे, मैं खुद नहीं आई, आंटी छोड़कर गई हैं। ओ लड़की, ज्यादा जुबान मत चलाओ, बच्ची हो, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? बच्ची नहीं हूं मैं, 21 साल की हूँ। मेरे सामने बच्ची हूँ, 10 साल छोटी हो तुम मुझसे। ये कहते हुए वो वॉशरूम में घुस गया। वर्दा ने ग्रीन कलर का सूट पहना जो उसकी सास ने उसके लिए निकाला था, और किरण ने उसे तैयार किया। वो बहुत प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह भाभी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। क्यों भाई, देखिए ना कितनी प्यारी लग रही है भाभी। उमर ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली। वो वाकई में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगर बनाओ सिंगार खत्म हो गया तो चले, ताहिर ने बन में उचका कर कहा। वर्दा भी चुपचाप उसके पीछे हो ली थी। नाश्ते की मेज पर सिर्फ उसके ससुराली थे। उसके मेके से कोई भी नहीं था, क्योंकि वो किसी से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। ये सोचते हुए वर्दा की आंखें झलक पड़ी, जिसे उसकी सास ने देख लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बहू तो बहुत प्यारी लग रही है। बेटा, मैंने फोन किया था तुम्हारी अम्मी को, अभी वो आ ही नहीं पाए। शाम को वलीमा में शिरकत करेंगे। उफ, अब नया सफल से आपा वलीमे का। ताहिर बुड़बुड़ाया। शाम को वलीमे की तकरीब हवेली में ही रखी गई, इसलिए सुबह से सब तैयारियों में लगे हुए थे। तकरीब शुरू होने से पहले ही वर्दा के घर वालों के लिए असलम शाह ने गाड़ी भेज दी। वर्दा अपने माँ बाप और बाई से मिलकर खुश हुई। वलीमा के दिन को बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आखिर को बंदा बशर था। इतनी प्यारी छोटी उम्र की लड़की जिसके निकाह में थी, कैसे इग्नोर करता। फिर एकदम खुद को मलामत करता हुआ वो अपनी असल टोन में वापस आया। क्यों आई हो? कहो, कोई काम है क्या? बेड पर दराज होते हुए वो बोला था। वो अम्मी ने कहा कि उनका और बाबा का हुक्म है कि मैं आपके कमरे में रहूं। वो डरते हुए बोली थी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जहां रह रही हो वहीं रहो। चुटकी बजाते हुए हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा करने लगा। वर्दा को इतनी जिल्लत का एहसास हुआ, उसके गाल तप गए। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके कमरे में रहने का। वो वापस पलट ही रही थी कि दरवाजा नॉक हुआ। कौन है? आ जाए अंदर। ताहिर की आवाज पर दरवाजा खुला। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, अब ठीक हूँ। फिर वर्दा ने भी सलाम किया। सकीना पुप्पो ने दोनों से प्यार से वो मिली थी। माशाल्लाह, दुल्हन तो बहुत ही प्यारी है। लो बेटा, ये तुम्हारी मुंह दिखाई। वर्दा ने अपनी सास की तरफ देखा, जिन्होंने इसे लेने का इशारा किया, तो उसने चुपचाप पैसे ले लिए। जैसे ही सकीना पुप्पो बाहर निकली, ताहिर ने माँ की तरफ परेशानी से देखा। अम्मी, पुप्पो कितने दिन रहेंगी यहाँ? बेटा 1 महीने के लिए आए हैं। जानते तो हो, बीमार रहती हैं, जब भी सफर करके आती है। इतना तो रहती ही है, और इसीलिए वर्दा भी तुम्हारे कमरे में ही रहेगी। नहीं अम्मी, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा, तुम जानते हो अपनी पुप्पो को। फिर वो वर्दा से मुखातिब हुई। वर्दा बेटा, ये सकीना पुप्पो थी, शासा की खालाजाद बहन, पर सगु से बढ़कर है। शासा इनकी हर बात मानते हैं। इनको कोई शिकायत का मौका मत देना। फिर एक के 10 लगाकर शाह साई को कहेंगे। ताहिर, तुम समझ गए ना मेरी बात? जी अम्मी, पर जैसे ही पुप्पो जाएंगी ये अपने कमरे में जाएगी। ताहिर जानता था कि सकीना पुप्पो की मिजाज, इसीलिए चुप हो गया। बात की बाद में देखी जाएगी। एक कहकर आसिया कमरे से बाहर निकल गई। वो सोफे पर मुंह दूसरी तरफ करके लेटी हुई थी। आंसू उसकी आंखों से निकलकर तकिए में जज्ब हो रहे थे। फिर न जाने कब खुद से उलझते उलझते नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई थी। दूसरी तरफ ताहिर का भी कुछ यही हाल था। उसे अजीब बेचैनी ने घेर लिया था, जैसे वो कोई नाम ही नहीं दे पा रहा था। जाविया फारूक, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। पहली नजर में तुम ताहिर शाह को भा गई थी। मैंने तुम्हें इज्जत देनी चाहिए, तुमसे मोहब्बत करने लगा, पर तुमने मेरे अरमानों का खून कर दिया। तुम्हें मैं कभी मुआफ नहीं करूंगा। वर्दा को आपदा चाय दे गई थी। वो चाय पी रही थी और इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। बहुत बड़ी हवेली थी, जो नए हिसाब से बनाई गई थी। हर कमरे में अटैच बाथ था। बहुत बड़ा लॉन भी था, जहां हर किस्म के फूल पौधे लगे थे। हॉल नुमा कमरा, जहां सब चाय पी रहे थे। फिर सारे मर्द जब अपने काम काज घर के लिए बाहर निकल गए,
और फूफो भी पड़ोस में गई हुई थी। तो आसिया वर्दा के पास आई। वर्दा बेटा, मैं देख रही हूँ कि ताहिर का रवैया अच्छा नहीं है तुम्हारे साथ, पर 1 महीना है तुम्हारे पास। आसिया खामोश हो गई। तो वर्दा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। 1 महीना? मैं समझी नहीं आंटी। बेटा, मैंने सकीना बहन को खुद रोका है ताकि तुम ताहिर के साथ कमरे में रहो और दोनों एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के करीब हो। यही मौका है तुम्हारे पास ताहिर का दिल जीतने के लिए। आसिया ने वर्दा का हाथ पकड़कर आराम आराम से उसे समझाया। वर्दा जब चेंज करके आई, ताहिर कोई किताब पढ़ रहा था। उसे सादा सा ट्राउजर और वाइट शर्ट पहनी हुई थी और ऐसे बुक पढ़ने में मसरूफ था जैसे कमरे में कोई और मौजूद ही नहीं हो। वर्दा को आंटी की बातें याद आई और कोई भी लड़की नहीं चाहती कि शादी के बाद उसे तलाक मिले। वर्दा भी डर रही थी और सोच रही थी कि ताहिर को कैसे मुखातिब करे। अचानक उसकी नजर चूड़ियों पर पड़ी, जहां रंग बिरंगी चूड़ियां पड़ी थी। वर्दा वो चूड़ियां पहन ले और अपना बिस्तर नीचे बनाने लगी। चूड़ियों के खनकने की आवाज सारे कमरे में गूंज रही थी। ये क्या क्या पहना हुआ है? डिस्टर्ब कर दिया। उतारो उन्हें। और ये नीचे क्यों बिस्तर पर लगा लगा रखा? सोफे पर जो पड़ा है उस पर सो जाओ। ताहिर ने आम से लहजे में कहा। सोफे पर मुझे नींद नहीं आती। सारी रात यही डर रहता है कि कहीं गिर ना जाऊं। और चूड़ियां मुझे बहुत पसंद है, मैं नहीं उतारूंगी। वर्दा अपने प्लान नंबर 1 में कामयाब हो गई थी। अब हर वक्त चूड़ियों की खनक से उसे वर्दा की मौजूदगी का एहसास रहेगा। उधर ताहिर इरिटेट हो रहा था। पर्दों से फूटती जर्द किरणों ने उसे एहसास दिलाया कि आधा दिन ढल चुका है। मोबाइल की हल्की पिपले उसे आलम खलूदगी से होशमंदी के तरफ मोड़ा था। उसने मोबाइल उठाया तो महिमन के 3 कॉल्स आई हुई थी। वे फिलहाल उसका कॉल बैक करने को कहा। उसका कोई इरादा नहीं था। 10 बज रहे थे। उसने अपनी आंखों का रुख देखकर सोफे की तरफ किया। सोफा खाली था। उसे याद आया कि रात को वो नीचे बिस्तर लगा रही थी। नीचे देखा तो कोई नहीं था। बिस्तर भी गायब था। मतलब मैडम सुबह सवेरे उठ गई थी। चूड़ियों की वजह से मेरी नींद तो हराम कर दी। खुद कलामी करते वो वॉशरूम में घुस गया। नीचे आया तो वर्दा आसिया बेगम के साथ दोपहर के लिए सब्जी काट रही थी। उठ के, वर्दा बेटा, ताहिर को नाश्ता दो। जुबैदा के कहने पर जी अम्मी कहकर वर्दा उठ रही थी कि बोला, नाश्ता नहीं करूंगा, सिर्फ चाय पीऊंगा। अब दोपहर का खाना ही खाऊंगा। वर्दा ने उसकी तरफ देखा और दिल में ही सोचा कि ये गरूर, ये बेनियाजी उस पर कितना जचती है। चाय। वर्दा ने चाय सामने रखते हुए कहा। ताहिर ने लाल आंखों से उसे घूरा। उसकी वजह से उसकी नींद खराब हो गई थी और अब देर तक सोने की वजह से उसका सर भारी हो रहा था। वर्दा ने मुस्कुराने पर इत्तफा किया उस पर, जिस पर ताहिर को और गुस्सा आया, पर सबकी मौजूदगी में वो चुप रहा। वर्दा वार्डरोब खोले ताहिर के कपड़े इस्त्री करके सेट करके रख रही थी और ताहिर फोन पर बात करता अंदर आया। जब कॉल खत्म हुई तो वर्दा के पास गया, जो अभी नहा कर निकली थी। फिरोजी रंग के सूट में लंबे बाल खोले, वो निखरी निखरी सी लग रही थी। ये क्या हो रहा है? ताहिर ने तेवर चढ़ाकर कहा। देख नहीं रहे क्या? आप आपके कपड़े सेट कर रहे हैं। यहाँ शर्ट्स रखी और यहाँ जीन्स। हर चीज मैंने अलग अलग करके रखी है, यहाँ तक कि मोजे भी। अब खराब मत कीजिएगा। तोबा, क्या हशर कर रखा है कमरे का। वो बस उसे घूरे ही जा रहा था। ज्यादा बीवी बनने की कोशिश मत करना। कोशिश क्यों करूंगी? बीवी तो मैं हूं आपकी। आप चाहे लाख मना करें इस बात से। वर्दा ने भी उसी के स्टाइल में जवाब दिया। 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें, तुम्हारे आसमान से जमीन में पटकने में मुझे। उसने उंगलियों से उसे इशारा देकर कहा। आपको उसकी भी जरूरत नहीं, अल्लाह पाक आपका करम है। मैं जमीन पर ही रहती हूँ। आसमान पर उड़ने का आप मुझे कोई शौक नहीं है। आइंदा मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, समझी? वो इस पर गुस्सा करने लगा। वर्दा ने भी उसके जाते ही वही हशर कर दिया जो पहले था। बुक तो अब। ताहिर शाह। पैर पटकती वो भी बाहर निकल गई। कुछ देर बाद जब ताहिर ने अपने कपड़े निकालने के लिए वार्डरोब खोला तो हक्का बक्का रह गया। जो हशर वो करके गई थी वो शायद पहले भी नहीं था। गुस्से से उसकी रगें तन गई। ताहिर से पंगा इस नोट चंगा। वर्दा फारूक बेवकूफ, कम से कम अपनी मेहनत का ही ख्याल कर लेती। मेरा क्या है, मेरे कपड़े इस्त्री करने के लिए बहुत लोग हैं। सफिया, जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे बाहर जाना है। अपना सूट सफिया को देता वो बाबा साईं के कमरे की तरफ बढ़ गया था। खाने की मेज से उठकर सब बड़े हॉल में बैठकर गप्पे मांग रहे थे। वो काफी सर्दी हो गई थी, इसलिए वर्दा सबके लिए अब चाय लेकर आई थी। ताहिर, तुम दुल्हन को कहाँ लेकर जा रहे हो घुमाने? फूफो के सवाल पर चाय का घूंट पड़ते ताहिर को खांसी शुरू हो गई। क्या हुआ बेटा? आसिया उसकी बीट सुलाने लगी। कुछ नहीं अम्मी, बस खांसी आ गई थी। हाँ तो ताहिर, मैं भी चाह रहा था कि तुम वर्दा को कहीं घुमाने के लिए ले जाओ।
कहीं नारन एरिया में। असलम शाह ने कहा, पर बाबा साईं इतनी जल्दी क्या है? ले जाऊंगा ना, सारी उम्र पड़ी है। उन्हें टालना चाहता था। यही दिन होते हैं घूमने फिरने के। बाद में तो इंसान मसरूफ हो जाता है। वर्दा को वक्त दो। मैंने तो कभी तुम दोनों को बात करते भी नहीं देखा। फूफो ने बाबा साईं के सामने कश्ती डबोल। ताहिर अंदर ही अंदर बेचैन खाकर रह गया था। फूफो, आप तो ज्यादातर इबादत में मसरूफ रहती हैं। हमारे सोने जाने की जागने की टाइमिंग भी अलग अलग है। वरना ये वर्दा तो इतना बोलती है कि चुप ही नहीं होती, है ना वर्दा? उसने इल्तजाई नजरों से वर्दा की तरफ देखा। जी फूफो, वैसे भी आज हमारा प्रोग्राम था, बाहर जाने का और डिनर का। आप लोग भी आएंगे ना? नहीं बेटा, आप लोग जाए, इंजॉय करें। हमारा क्या क्या? सब मुतमईन हो गए, सिवाय ताहिर शाह के। जैसे ही वो अंदर आई, उसको बाजू खींच कर वो बोला, बाहर जाना है, डिनर करना है, क्या बोल रही हो? अगर ना बोलती तो इस वक्त आप पैकिंग कर रहे होते नॉर्दर्न एरियाज घूमने के लिए। आपको बचाया मैंने, अब डिनर तो मेरा हक बनता है ना। वो ढीठ होकर बोली थी। कोई ढीठ हड्डी हो कसम से? किस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या? उसका बाजू जोर से झटक दिया। हाथ तोड़ेंगे क्या? चलो, आपके साथ रहकर कुछ तो सीखा। मैं ढीठ हूँ और मेरे साथ के सपने मत देखो। मैं बता रहा हूँ, बहुत पछताओगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन पछताएगा। अभी तो मैं अच्छे से तैयार हो जाऊं, एक अच्छे से डिनर के लिए। कसम से, ये जो मिक्स सब्जी के नाम पर आपदा जो मुरब्बा बनाती है ना, मुझसे नहीं खाया जाता। हंसते वो वार्डरोब से 2 ड्रेस निकाले। कौन सा पहनूं? ये ब्लैक या ब्लू? वो ताहिर से पूछने लगी। वो जो सफेद कफन पीछे लटक रहा है ना, वही पहन लो। सफेद ड्रेस के साथ की तरफ इशारा किया। अल्लाह खैर करे, मेरे सर के साई हैं आप, मैं क्यों बेवा हूँ? जो ये पहनो। कसम से दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। वो गुस्से से दहाड़ा तो वर्दा ब्लैक ड्रेस लेकर वॉशरूम में भागे। उफ़ल्ला, कौन सी घड़ी थी जो ये मुसीबत मेरे गले पड़ी। वो मुट्ठियों में सर के बाल पकड़ कर बैठ गया था। इसी नोक जोक में वक्त तेजी से गुजर रहा था। फूफो जैसे ही वापस आई, वर्दा ने भी चुपचाप दूसरे कमरे का रुख किया। जानती थी कि ताहिर कमरे से निकाल देगा। ताहिर भी सारा दिन बाहर रहता था, कोई काम काज, कुछ दोस्तों के साथ मसरूफियात। शाम का खाना खाकर जाना, फिर दोस्तों को की महफिल जमती। ताहिर भी उनके साथ बैठा रहता। फूफो के जाने से पहले ताहिर जैसे ही अंदर आता तो अपने बिस्तर पर लेटे मोबाइल में मसरूफ होती। ताहिर सोने के लिए लेट जाता। जब वर्दा के चेहरे पर मोबाइल की लाइट पड़ती तो वो उसे बेख्तियार देखता जाता। कभी वर्दा मुस्कुराती, कभी अजीब अजीब शक्लें बनाती। ये सब ताहिर को मजा बहुत देता। बज़ाहिर वो सो रहा होता था, मगर वो तो वर्दा को ही देख रहा होता था। ताहिर को पता था कि पुप्पो शाम की ट्रेन पकड़कर वापस चली आएगी, इसलिए काफी देर तक इंतजार करता रहा। जब वर्दा नहीं आई तो उसकी तलाश में बाहर निकला। सब सो रहे थे। वो कहीं नजर भी ना आई, ना उसका नंबर था जो कॉल करके पूछता। क्या पता मेके गई हो? ये सोचकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जब अचानक उसकी नजर अपने कमरे के साथ वाले कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ी। उसने दरवाजा खोलना चाहा तो दरवाजा लॉक था। उसने दरवाजा नॉक किया। अंदर से वर्दा की आवाज आई, कौन है? मैं ताहिर, दरवाजा खोल। वर्दा ने कुंडी खोल दी। क्या है? अभी मैं सोने ही लगी थी, आपने डिस्टर्ब कर दिया। वो तुम कमरे में नहीं मिली ना, तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, आम से लहजे में बोला। पुप्पो चली गई है, इसलिए उससे पहले कि आप मुझे बेइज्जत करके निकालते, मैंने सोचा खुद ही इज्जत से निकल जाओ। वर्दा ने साफ गोई का मुजाहरा किया। पुप्पो चली गई। उसके तासुरात अजीब से थे। हाँ चली गई है, मैं सो जाऊं, मुझे नींद आ रही है। वर्दा ने शरीफ बच्चों की तरह उससे इजाजत मांगी थी। हाँ सो जाओ, दोबारा अंदर से लॉक कर लेना दरवाजा। खोए खोए लहजे में वो कहने लगा। जाने क्यों ताहिर को पुप्पो के जाने की खुशी नहीं हुई थी। वो बिस्तर पर लेट गया और करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। 1 महीने से उसकी रूटीन बन गई थी कि वो वर्दा को दिखता रहता था। जाने क्यों सारे दिन में उसे सिर्फ उसी वक्त का इंतजार रहता था। और चूड़ियों की खनक भी उसे बिल्कुल भी अब अच्छा नहीं लग रहा था। वो एकदम से उठ बैठा था। क्या बात है ताहिर शाह, एक लड़की के आगे हार मान ली? लड़की भी उस लड़की की बहन जिसकी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। क्या तुम इतने कमजोर हो? उसके दिल से आवाज आई। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। वो खुद कलाम कर रहा था। तो क्या फिर सारी उम्र उस लड़की को ऐसे बंदी बनाकर रखोगे? तलाक तो तुम दोगे नहीं, क्योंकि उससे शाहों की बदनामी होगी। ऐसे वो खुद से लड़ता झगड़ता जाने कब नींद की आगोश में चला गया। सुबह वो उठा तो वर्दा बाहर सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी। उसके हाथ में अखबार था। वो ताहिर के सलाम का जवाब देकर उठ गई और उसके आगे चाय नाश्ता रख दिया। ताहिर ने भी चुपचाप नाश्ता किया। ताहिर,
मुझे आपके अब्बू के घर ले जाएंगे प्लीज। उसकी इल्तजाई नजरों को देखकर वो इनकार नहीं कर सका। इस वक्त जाओगी? अभी ले चलें तो और भी अच्छा है, वो खुशी से बोली थी। अच्छा, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इतने दिनों से किसी का फोन भी नहीं आया, मैंने कॉल की तो किसी ने उठाई भी नहीं है। वो ताहिर के साथ जैसे ही अपने घर के गेट पर पहुंची तो अरसलान ने गेट खोला। इन दोनों पर नजर पड़ते ही उसका रंग जर्द पड़ गया, जैसे झूठे मुंह ताहिर को भी अंदर आने का कहने लगा। ताहिर भी जाने क्या सोचकर अंदर चला आया, मगर जैसे ही वो अंदर गए उन्हें एक दचका लगा। जाविया फरूक बड़े मजे से माँ बाप के साथ हंसकर बातें कर रही थी। उन दोनों को देखकर सब खड़े हो गए। ताहिर बेटा आओ, अंदर आओ ना। बेटा जाविया वापस आ गई, हमने भी इसे माफ कर दिया। ये किसी के साथ भागी नहीं थी, बस नाराज होकर हॉस्टल में रह रही थी। उसने माफी मांगी तो औलाद की मोहब्बत में मजबूर होकर हमने इसे माफ कर दिया, तुम भी इसे माफ कर दो। उसकी सास ससुर और भी बहुत कुछ बोल रहे थे, मगर उसका दिमाग सुन था। वर्दा भी कभी जाविया को देखती और कभी ताहिर को। ताहिर तेजी से पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ताहिर, ताहिर। वर्दा भी उसके पीछे भागी। ताहिर जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठा, वर्दा भी दूसरा दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। उतरो नीचे। ताहिर गुस्से से चिल्लाया, मैं नहीं उतरूंगी। ताहिर ने जनाटे से गाड़ी चलाई। वर्दा डर रही थी, उसे लग रहा था कि इनका एक्सीडेंट हो जाएगा। प्लीज गाड़ी आस्ते चलाए। वो इतने गुस्से में था कि उसकी बात तक नहीं सुनी। वो जनाटे से गाड़ी हवेली के सामने खड़ी थी। वो तेज तेज कदम बढ़ाता हवेली के अंदर गया। वर्दा भी डरते डरते हवेली के अंदर पहुंच गई। घंटे का सफर मिनटों में तय हुआ, क्योंकि वो बहुत तेज गाड़ी ड्राइव करके आया था। ताहिर अपने कमरे में गया और वो चीजें यहाँ से वहां फेंक रहा था, साथ साथ चीख भी रहा था। आसिया बेगम भागकर उसके कमरे में आई। वर्दा भी उनके पीछे चल दी। क्या बात है ताहिर, क्यों पागल हुए जा रहे हैं? होश में आओ। आसिया ने ताहिर को पकड़ कर कहा। वो कुछ ठंडा पड़ गया। अब बोलो क्या हुआ है, क्यों पागल हो रहे हो? तुझे इससे क्या हुआ है? ये जानबूझकर मुझे वहां लेकर गई। उसे पता था कि जाविया वहां आ गई है। क्या जाविया वापिस आ गई? आसिया ने उसकी बात दोहराई और वर्दा की तरफ देखा। अम्मी कसम ले ले, मुझे नहीं मालूम था कि जाविया आप ही घर वापस आई है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। झूठ बोल रही है ये सब झूठ है। पहले भी मेरे साथ धोखा किया, अब इतनी आसानी से इसे माफ करके घर ले आए हैं और तुम निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी आजादी का परवाना तुम्हें मिल जाएगा। वो आगे की कुछ बोलने वाला था कि आसिया बेगम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। तुम्हें खुदा का वास्ता है ताहिर, कुछ अव्वल फूल मत निकालना मुझसे। वर्दा तुम जाओ अपने कमरे में। वर्दा रोती हुई कमरे से भाग गई। फिर जाने कैसे आसिया बेगम ने उसे समझा बुझाकर वक्ती तौर पर उसे खामोश किया और वर्दा को उसके सामने आने से मना कर दिया। 3 दिन हो गए थे वर्दा ने उसे नहीं देखा था। इन 3 दिनों में वर्दा की नींद भूख सब खत्म हो चुका था। उसका रंग सर्द पड़ चुका था, इस डर से कि कहीं वो इसे छोड़ ही ना दे। ये सोचकर इसकी जान निकल जाती। वो ताहिर से मोहब्बत करने लगी थी। निकाह में बहुत ताकत होती है, उसे हमेशा यही लगा था कि ताहिर भी उस ताकत के सामने हार पड़ेगा। पर जाविया का आना सब कुछ बिगाड़ दिया था। अब भी वो सोफे पर सिमटी बैठी थी, सर घुटनों में दिया हुआ था कि दराम की आवाज से दरवाजा खुला। वर्दा ने डर के सर उठाया। सामने ताहिर खड़ा था। वर्दा एकदम उठ खड़ी हुई। ताहिर ने गौर से देखा। उसे कमजोर और बुझी बुझी सी लगी। तो फिर क्या सोचा तुमने वर्दा फारूक? यूं छुपने से तो कुछ नहीं होगा ना, आखिरी फैसला तो मेरा ही होगा। आओ मैं तुम्हें वापस छोड़ कर आता हूँ। तुम्हारे बाप के गए। वैसे हैरत की बात नहीं है, उन्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया तुम्हारा। वो वर्दा की तरफ देख रहा था जो सर झुकाए खड़ी थी। उन्हें भी तो पता चले, जब तकलीफ मिलती है तो कैसा लगता है। तुम अपने घर वालों की सजा भुगतोगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो फिर ये भी ठीक है, तुम यहाँ रहकर कैद काटोगी और वहां तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शक्ल देखने को तरस आएंगे। वैसे ये भी अच्छी सजा है तुम्हारे घर वालों के लिए। आपको गलतफहमी हुई है मिस्टर ताहिर शाह। अब चाहे जो भी कर ले, चाहे मुझे घर से निकाल दे, चाहे ताहयात यहाँ कैद करके रखे, मेरे घर वालों को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ना कभी वो जाविया आपी को मुझ पर फोकियत देंगे। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली तो वो हैरान हुआ। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? अपनी बेटी के लिए माँ बाप क्या नहीं करते? अब देखो, जाविया को भी तो माफ कर दिया ना। वो तंजिया हंसी हंसकर बोला, वो मेरे माँ बाप नहीं, वो मेरे ताया ताई है और जाविया उनकी इकलौती बेटी है। उसकी बात पर ताहिर पर धमाका बनकर गिरी थी। क्या तुम उनकी बेटी नहीं? पागल बना रही हो मुझे। नहीं, ये सच कह रही है। अब पीछे खड़ी आसिया बेगम ने जवाब दिया, जो अभी अभी वहां पर आई थी। अम्मी, मगर ये कैसे हो सकता है?
उसके मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकल रहे थे। यही सच है, मेरे अब्बू का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उस वक्त मेरी उम्र 5 साल थी। अम्मी भी ये सदमा सह न सकी और 2 साल बाद वो भी मुझे छोड़कर चली गई। इसके बाद ताया जान ने मुझे अपने घर में रख लिया। उमर हैरान परेशान खड़ा था। पर आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? बेटा, तुमने कभी मौका ही नहीं दिया और तुमने वर्दा को भी आज तक अपनी जिंदगी में कोई मुकाम नहीं दिया। मुझे डर लगता है और रोजे मैशर खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी। इस यतीम बच्ची की जिम्मेदारी मैंने और तुम्हारे बाप ने खुद कबूल की थी। आसिया बेगम की आंखें अश्कबार हो गई। ताहिर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। हो गई पैकिंग बेटा? जी अम्मी, हो गई। आप उदास ना हो, बस 3 महीने की तो बात है। मैं मामू के घर ही रहूंगा, फिक्र ना करें। मेरा दिल उदास है बेटा, ये सोच कर ही होल उठ रहे हैं कि तुम मुल्क से बाहर जा रहे हो। अम्मी प्लीज अब समझने की कोशिश करें। मैं कुछ अर्सा के लिए यहाँ से जाना चाहता। मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। माहौल चेंज होगा तो दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। हफ्ता गुजर गया इस बात को। फिर ताहिर ने फैसला किया कि वो कनाडा चला जाएगा। इस दौरान वर्दा से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। उसका बस कमरे तक ही महदूद हो गई थी। ये शायद ताहिर के आते ही कमरे में छुप जाती थी। हालांकि ताहिर की नजरें हर वक्त उसे ढूंढती रहती थी। आज भी उसकी फ्लाइट थी। वो सारा दिन घर पर रहा कि शायद वो कमरे से बाहर निकला, पर बेसोध। अब वो इसे उसे और खुद को मौका देना चाहता था और वर्दा से थोड़ा दूर जाना चाहता था ताकि उसे पता चले कि वर्दा की तरफ उसका खिंचाव वक्ती तो नहीं था। वर्दा बाहर नहीं आई। वो एयरपोर्ट जाने से पहले वर्दा के दरवाजे पर कुछ देर खड़ा रहा। अपना हाथ उठाकर दरवाजा नॉक करना चाहा, फिर कुछ सोचकर हाथ नीचे किया और तेज तेज चलता गाड़ी तक गया और फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। वर्दा उसे खिड़की से जाता हुआ देख रही थी। उसके आंसू बह रहे थे। ये दूरी ही सहान रू थी। अगर ताहिर ने मुझे खुद से अलग करने का फैसला किया तो मेरा क्या होगा? वो दिल ही दिल में सोच रही थी और उसकी खैरियत की दुआएं भी मांग रही थी। 3 माह पलक चिपकते गुजर गए। इन 3 माह में वो जान चुका कि वर्दा से मोहब्बत करना, जावे से अट्रैक्शन तो सिर्फ वक्ती थी। मगर वो डर भी रहा था कि अब वर्दा उसे कबूल करेगी भी या नहीं। वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे खड़ा यही सोच रहा था कि वो वर्दा से कैसे बात करे। फिर कुछ देर के लिए अंदर ही वो घर पहुंच गया। आ गया मेरा बच्चा। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, आसिया बेगम भागती उसके गले लग गई। कैसी है मेरी प्यारी अम्मी? ताई ने प्यार से उनका चेहरा अपने हाथों में लिया। अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जो आ गए, उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया। अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं सालों बाद आया। 3 माह ही तो हुए हैं। उस पर भी हमारी रोज वीडियो कॉल होती है। वो बात माँ से कर रहा था और देख यहाँ वहां रहा था कि शायद वो दुश्मने जान कहीं नजर आ जाए। वर्दा उसे खिड़की से देख रही थी, जैसे जाते हुए देखती रही थी। वो यही सोच रही थी कि आखिर ताहिर उसके बारे में न जाने क्या फैसला करके आया हो। वो सारी जिंदगी माँ बाप की मोहब्बत के लिए तरसी थी। उसके बचपन के साथ साथ उसकी जवानी के दिन भी चाचा चाची के घर ही गुजरे थे। हालांकि उस पर जुल्म नहीं करते थे, मगर उससे कुछ खास मोहब्बत भी नहीं करते थे। वो हमेशा ही जाविया की उतरन पहनती आई थी और उसे शोहर भी ऐसा मिला जो जाविया का ठुकराया हुआ था। यही सोच सोच कर उसका दिल दहल रहा था कि अगर ताहिर ने उसे खुद से अलहदा कर दिया तो वो क्या करेगी, क्योंकि वो उससे दिलो जान से मोहब्बत करती थी। वो डर रही थी क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि वो भी इस पर मन मिटा है। आज भी सारा दिन वो सहन में बैठा रहा, मगर वर्दा उसे कहीं भी दिखाई न दी। फिर जाकर वो सो गया क्योंकि वो बहुत थक चुका था। वर्दा रात का खाना बना रही थी कि वो किचन में आया और अपनी ही धुन में थी। ताहिर ने गला खनकार कर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा करना था, पर वर्दा ने पलट कर नहीं देखा। ताहिर, तुम्हें क्या लगता है मैं महसूस नहीं कर पाई कि तुम मेरे पीछे खड़े हो? मैं तो तुम्हारे कदमों की आहट और तुम्हारी मखसूस परफ्यूम की खुशबू भी पहचानती हूँ। वो दिल ही दिल में सोच रही थी। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर उससे रहा न गया और वो वर्दा के सामने आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा। वालेकुम अस्सलाम। ये कहकर वो अपने काम में फिर से मगन हो गया। वो इसकी तरफ ना देख रही थी। कैसी हो तुम? वो अब भी उसकी मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। ठीक हो, आप कैसे हैं? अब की बार वो उसकी तरफ देख रही थी। अब ठीक हो? वो वार फर्दगी से बोला। आप बाहर जाकर बैठ जाए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अब चाय बनाए मैं यहीं बैठा हूँ। वो कुर्सी खींचकर वहां बैठ गया। वो गौर से वर्दा को देखने लगा। गर्मियों का सीजन था। वर्दा ने लॉन का पिंक व्हाइट कलर का जोड़ा पहना था। दुपट्टा हमेशा की तरह सर पर था। आज भी वो पहले दिन की तरह निखरी निखरी लग रही थी। वो अपनी सोचों में गुम था जब वर्दा ने चाय सामने रखी। चाय, बैठ जाओ। ताहिर ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, नहीं मुझे खाना बनाना है। बाबा साई के मेहमान आए होंगे, पहले ही देर हो गई है।
वो हाथ छुड़ाकर चूल्हे की तरफ आ गई जहां पर सालन पक रहा था। सारे मुलाजमीन कहाँ मर गए जो आप खाना बना रही है? बाबा साईं को मेरे हाथ का खाना पसंद है। मुझे खुशी होती है इसलिए मैं खुद ही उनके लिए खाना बनाती हूँ। वर्दा जाहिर कर रही थी कि वो मसरूफ है। अच्छा ठीक है, मैं भी आपके साथ आपके हाथ का खाना खाकर देखेंगे आज। फारिग होकर कमरे में आ जाना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो कहता हुआ वहां से निकल गया। पर वो जानता था कि वर्दा नहीं आएगी जब तक वो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिलाएगा। वर्दा ना आई। वो उठकर उसके कमरे में जाने लगा। दरवाजा लॉक था। उसने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर ख्याल आया कि वो सो न गई हो, इसलिए बाहर लॉन में आ गया। उससे सोचते हुए इधर उधर चक्कर काटने लगा। सुबह जब वर्दा ने उसे नाश्ता दिया तो वो जानबूझकर मान से मुखातिब हो। अम्मी, आपने मेरे वार्डरोब की हालत देखी है? एक चीज भी नहीं मिल रही है मुझे। अच्छा बेटा, मैं कह दूंगी आपदा को, वो ठीक कर देगी। फम्मी, ये नौकरों के काम करने के काम नहीं है। किसी और की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? वो खुद को नाश्ते में मगन जाहिर कर रहा था। सब्जियां काटती वर्दा और आसिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। आसिया मुस्कुरा दी और बेटे का इशारा समझ गई। अच्छा बेटा, मैं कर लूंगी, या किरण से कह दूंगी। अम्मी, ये आपके काम करने की उम्र है क्या? और किरण के एग्जाम्स है। उसने चाय का कप लबों से लगाते हुए कहा। तो बेटा भाई, ये कौन करेगा? उन्होंने ना समझने की एक्टिंग करते हुए कहा। वो अच्छी तरह जान गई थी कि ताहिर क्या कहना चाहता है, मगर फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी ताकि वर्दा भी अपने शोहर की मोहब्बत जान ले। आपको शायद भूल गया है तो मैं याद दिला देता। आपने मेरी शादी करवाई थी। एक अदद बीवी भी है मेरी जो इस घर में रहती है। उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। वर्दा नर्वस सी हो गई। अच्छा हाँ, याद आ गया। फिर बीवी को खुद ही बोलो ना, मुझे क्यों कह रहे हो? आसिया को मजा आ रहा था और खुशी भी हो रही थी। बीवी को आपकी खिदमतों से फुर्सत मिले तो बेचारे शोहर का भी नंबर आए ना। वो मुस्कुराता हुआ कह रहा था। आसिया बेगम भी उसकी हालत पर मुस्कुरा रही थी, मगर वर्दा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से अपना काम करती रही। कुछ देर के बाद जब वो कमरे में आया तो वर्दा उसके कमरे में मौजूद थी और उसी के कपड़ों को तह लगा रही थी। चलो शुक्र है, आपको भी मेरा ख्याल है। वो बेड पर जंप करने के से अंदाज में बैठ गई। वर्दा बेड के कोने पर बैठी कपड़ों का ढेर लिए तह कर रही थी। अम्मी ने भेजा है, वर्दा ने बगैर देखे जवाब दिया। अच्छा, अब भी अम्मी ने भेजा आपको? खुद ख्याल नहीं है आपको? जाहिर ने उसे जिद कर दिया था। वर्दा ने अब खुद पर काबू पा लिया था। वो बिल्कुल भी उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देती थी। इन दिनों में उसने खुद को बहुत मजबूत कर लिया था और खुद को आने वाले हर अच्छे बुरे वक्त के लिए तैयार भी कर लिया था। वो हर वक्त यही सोचती रहती कि न जाने उसकी किस्मत का क्या फैसला करेगा। अच्छा ना यार, भूल भी जाओ पुरानी बातें, माफ कर दो मुझे। उसने वर्दा का हाथ पकड़ लिया। मेरी क्या मजाल कि आपको माफ करो? बस आपसे इल्तजा है, प्लीज मुझ पर तरस मत खाए। आप अब भी आजाद हैं अपना फैसला करने के लिए। आप अपनी पसंद से दूसरी शादी कर रहे हैं। वो अपना हाथ छुड़ाने की मुसलसल कोशिश कर रही थी, पर ताहिर की गिरफ्त मजबूत थी। मैं कोई आप पर तरस नहीं खा रहा, तरस तो आप मुझ पर खाए और मेरी मोहब्बत को इज्जत बख्शे। कोई मोहब्बत नहीं है आपको मुझसे। वक्ती जज्बा बाद में पछताएंगे आप। वक्ती जज्बा तो वो था जो जाविये के लिए था, ये तो असल मोहब्बत है। वो वर्दा का हाथ अपने होंठों तक ले गया और फिर अपने दिल पर रख लिया। वर्दा ने महसूस किया कि ताहिर का दिल बुरी तरह से धड़क रहा है और वो भी इसे यही दिखाना चाहता था। वर्दा शर्मा गई और जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गई। इस बार ताहिर ने भी उसे अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। वो जा चुकी थी और वो वहीं पर बैठा बस मुस्कुराए जा रहा था। वो समझ गया था कि मामला इतना भी मुश्किल नहीं। वर्दा खाना खाकर जब अपने कमरे में आई तो आते साथ ही वॉशरूम में घुस गई, पर थोड़ी देर बाद वजू करके बाहर निकल आई। वो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद ही सोया करती थी। 15 मिनट उसे ईशा की नमाज में लग थे। उसके बाद जो जाए नमाज समेट कर खड़ी हुई तो देखा कि ताहिर तकिया सीने से लगाए अंदर आ रहा था और आते साथ ही उसके बेड पर दराज हो गया। वर्दा ने जाए नमाज एक तरफ रखकर दुपट्टा खोलकर अपने गले में डाल लिया था। ये क्या तरीका है किसी के रूम में आने का? वर्दा ने ताहिर की तरफ देख कर कहा। और ये क्या तरीका है किसी के दिल में आने का? ताहिर ने उल्टा सवाल किया। वर्दा उसकी बात नजरअंदाज करके, बंदा दस्तक ही दे देता है दरवाजे पर। बंदा दस्तक दे देता है दिल के दरवाजे पर। ताहिर डीट बना हुआ था। ये रूप तो वर्दा ने कभी उसका नहीं देखा था। वर्दा ने उसे हमेशा हमेशा गुस्से में ही देखा था। अब जाहिर है आप रुखसत होकर मेरे कमरे में तो नहीं आएंगी, तो मुझे ही तो कुछ करना पड़ेगा ना। वर्दा दरवाजे की तरफ बढ़ती। ताहिर उससे पहले दरवाजे के आगे आकर खड़ा हो गया और वर्दा का चेहरा अपने हाथों में बढ़कर जज्बों से चूर लहजे में बोला। बस वर्दा, अब मान भी जाओ।
मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा, कोई हमदर्दी नहीं दिखा रहा। क्या कमी है तुम में जो हमदर्दी की जाए? ताहिर ने उसे अपने हिसार में लिया। वर्दा भी ताहिर की मोहब्बत के आगे हार गई, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहती थी। ताहिर अब उसका हाथ पकड़कर उसे बेड की तरफ ला रहा था, और वो भी खामोशी से चलती आ रही थी। वर्दा और ताहिर एक दूसरे की संगत में खुश थे। दूसरे दिन शाम को सब बैठकर चाय पी रहे थे कि वर्दा के ताया अबू आए। वो बहुत शर्मिंदा शर्मिंदा से थे, पर सब उनसे बहुत अच्छे से मिले। वर्दा तो उनके गले लगकर रो दी थी। शाह साईं, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ और मजबूर ही, क्योंकि बेटी का बाप हो। मैंने उसे माफ़ किया, उसकी मोहब्बत ली, फिर भी वो बजिद है कि शादी उसे उसी लड़के से करेगी। हफ्ता पहले उसने अपनी नस भी काट दी। अब मेरे पास कोई चारा नहीं रहा। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। ये उसकी शादी का काट है। अच्छा तो नहीं लगता आपको काट देना, पर वर्दा बेटी आएगी तो हमें अच्छा लगेगा। वो बहुत शर्मिंदा लग रहा था। वर्दा को बहुत दुख हुआ। उसने ताहिर की तरफ देखा। जी अंकल, वर्दा जरूर आएगी, मैं खुद उसे लाऊंगा। ताहिर ने मुस्कुराकर वर्दा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हम सब जाएंगे इकराम, तुम शादी की तैयारी करो। असलम शाह और ताहिर की बात पर इकराम साहब ने मुतमईन हो गए थे, और दिल ही दिल में सोच भी रहे थे कि उनकी बेटी ने हीरे जैसा लड़का ठुकरा दिया। वर्दा तो ताहिर के इस अंदाज पर बिल्कुल ही खुद को उसकी स्पुर्द कर बैठी थी। वो जैसा उसे समझ रही थी वो बिल्कुल ही उसके उल्ट था। वो बहुत ही नर्म दिल और एहसास करने वाला इंसान था। यार, अब तो मैं तुम्हें मिल गया हूं ना, अब क्यों नमाजों में लंबी लंबी दुआएं मांगती हो? ताहिर जब कमरे में आया तो वो नमाज पढ़ रही थी, और अब तक जाए नमाज पर बैठी जाने क्या दुआ मांग गई थी। उसकी बात पर वो मुस्कुराने लगी, मगर कोई जवाब न दिया। वो अपनी दुआ में मशगूल रही। ताहिर भी चुपचाप उसे देखता रहा। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती और दुआ करती हूँ कि हमारा साथ टाइम। वो दुआ से फारिग होकर मुस्कुरा कर जवाब देने लगी। फिर तो साथ मिलकर दुआ मांगते हैं। उसके साथ पास आकर बैठ गया और मुस्कुराते उसकी आंखों में दिखने लगा। उन दोनों की जिंदगी एक दूसरे के आने से अब मुकम्मल हो चुकी थी।